सो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सोलिबिलिटी। अब सोलिबिलिटी क्या होता है, सोलिबिलिटी में एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं हिंदी में सिंपली बताऊँ, एक सॉल्यूट होता है जो कम पोर्शंस में अवेलेबल रहता है, एक सॉल्वेंट होता है जो ज़्यादा पोर्शन में अवेलेबल रहता है सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो अभी जो सॉल्यूट रहता है उसे जब मैं सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करूँगा, इफ़ इट गेट डिजॉल्व तो ये उसके अंदर सॉल्यूबल है। एंड नाउ उसके आगे एक चार्ट आएगा, आगे वो एक चार्ट रहेगा जो जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर मुझे इसे डिफाइन करना है सॉल्युबिलिटी क्या है भाई, तो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सैचुरेटेड सोल्यूशन। बिफोर दैट अभी सॉल्यूशंस की भी 3 टाइप्स होते हैं भाई। सॉल्यूशंस उसे 2-3 टाइप्स है। जैसे पहला है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि मैंने सोल्यूट डाल रहा है, एक सोल्यूशन, जस्ट कंसिडर सॉल्ट एज माई सोल्यूट, वाटर मेरा सॉल्वेंट है, मैं सॉल्ट डाला हूँ पानी के अंदर। पहले इनिशियली मैंने थोड़ा डाला, वो सोल्यूबल हो गया। तो जब मैं सिर्फ एक पिंच ऑफ ये डाल रहा हूँ 1 लीटर पानी के अंदर, तो वो इजीली सोल्यूबल हो रहा है, दैट इज़ अनसैचुरेटेड। पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इट विल रीच इट्स थ्रेशोल्ड, कि उसके आगे वो अगर और डाला तो वो डायरेक्ट प्रेसिपिटेट होने लग जाएगा। बस यही जो पॉइंट है, ये जो थ्रेशोल्ड है, इसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उसके आगे अगर गए तो सुपर सैचुरेटेड हो जाता है, जहाँ पे क्रिस्टल्स या फिर जो सॉल्ट है वो सोल्यूबल होगा ही नहीं वाटर के अंदर। सो ऑब्वियसली वन मस्ट रिमेंबर दैट ये टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसीजर है। अगर कभी कभी हम देखते हैं ना कि अगर ये सोल्यूबल नहीं हो रहा है तो विल हीट द सॉल्यूशन, और रिजल्ट्स मिलते हैं कि भाई वो सोल्यूबल हो जाता है। सो इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर। कितना सोल्यूट का कितना कॉन्सेंट्रेशन है एक सैचुरेटेड सोल्यूशन में, इसको मैं सोल्यूबिलिटी बोलता हूँ, कि भाई सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। बट अगर क्वालिटेटिव वे में बोलूँ तो सिंपली मुझे याद क्या रखना है, सिंपली मुझे याद क्या रखना है कि इट कैन बी डिफाइंड एज अ स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म अ होमोजेनियस मोलिकुलर डिस्पर्शन। अब होमोजेनियस इज वी ऑल नो क्या होता है, मोलिकुलर डिस्पर्शन आपको अभी समझाने की तो कोई नीड नहीं है। देन सोल्युबिलिटी इज एन इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टी। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, एंड देयर माइट बी क्वेश्चंस ऑन दिस एज वेल, कि सोल्युबिलिटी कैसा पैरामीटर है, इट इज़ अ एक्सट्रेंसिक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सो व्हेन टॉकिंग अबाउट सोल्युबिलिटी इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, बिकॉज ये सोल्युबिलिटी इज ओनली उसको अल्टर कर सकते हैं बाय केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। बट अगर डिसोल्यूशन की बात करें हम, डिसोल्यूशन इज कम्प्लीटली एन एक्सट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टी जो इन्फ्लुएंस होते हैं अदर फैक्टर्स के थ्रू। अब अगर मैं सोल्युबिलिटी की बात करूँ तो सोल्युबिलिटी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकती है, दोज आर टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, एंड वो कौन से इसमें स्टेट ऑफ सब डिविजन ऑफ द सोल्यूट। सो बेसिकली ये जनरली हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन से अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड कर सकता है। जस्ट अ मिनट, आई विल क्लियर दिस। Not able to clear, I guess. So now moving to kinetic types of solubility. अब बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सोल्युबिलिटी होता है, एंड दिस क्वेश्चन माइट ऑल्सो ऑकर इन जीपैट। तो ये बेसिक चीज़ है एकदम। इक्विलिब्रियम सोल्युबिलिटी क्या होता है, काइनेटिक सोल्युबिलिटी क्या होता है, एंड इंट्रिंसिक सोल्युबिलिटी क्या होता है। तो स्ट्रेट अवे इंट्रिंसिक की मैंने अभी बात किया, तो इंट्रिंसिक जनरली ये प्रॉपर्टी होती है फुल्ली अनआयनाइज्ड ड्रग की, तो इसे ट्रू सोल्युबिलिटी भी बोलते हैं। एंड आई गेस मैं जब प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहा था, देयर वर सम क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पॉइंट, दैट विच ऑफ द सोल्युबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज ट्रू सोल्युबिलिटी। सो इंट्रिंसिक सोल्युबिलिटी जो उसकी खुद की सोल्युबिलिटी है, एंड इट इज़ द सोल्युबिलिटी ऑफ फुल्ली अनआयनाइज्ड ड्रग। गाइज ये याद रखना है हमें कि ये अनआयनाइज्ड ड्रग से डील करता है। सो इट कैन बी डिफाइंड एज सोल्युबिलिटी ऑफ फ्री एसिड्स और फ्री बेसिस, बिकॉज वो जनरली अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहता है, फ्रॉम एम ionizable drug at pH where it is fully unionized. Ionizable drug at pH where it is fully unionized. Now talking about equilibrium solubility. It is a concentration of compound in a saturated solution when excess solid is present and solution and solids are at equilibrium. तो equilibrium की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसी स्टेट होती है ना जहाँ पे सबका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है। सो यहाँ पे अगर हम जब ऐसी कंडीशंस में जब हम सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं
तो जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जैसे मैंने बताया कि ये थ्रेशोल्ड होता है जिसके ऊपर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पे कैसा होता है कि इक्विलिब्रियम सोल्यूबिलिटी में इट इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सिंपली अगर इसे मेजर भी करना रहा हमें तो शेक फ्लास्क मेथड भी यूज़ करते हैं। शेक फ्लास्क मेथड हमने पार्टीशन कोएफिशिएंट के टाइम भी देखा था। तो इसमें क्या होता है कि मैं दो सॉल्यूशंस लूँगा, दो मेरा जो एक सॉल्यूशन बना होगा, इसमें क्या होता है कि हम मोर देन 2 लिक्विड्स को लेते हैं, वील मिक्स देम विगरसली, शेक करेंगे एंड विल अलाउ देम टू स्टैंड फॉर 24 आवर्स एंड इवेंचुअली वो उनकी फेजेस में डिस्पर्स हो जाते हैं सो दैट वी कैन सेपरेट देम। सो एंड काइनेटिक सोल्यूबिलिटी क्या होता है, इट इज़ अ सोल्यूबिलिटी एट द टाइम व्हेन इंड्यूस प्रेसिपिटेट फर्स्ट अपीयर्स इन द सॉल्यूशन। मतलब जिस थ्रेशोल्ड होता है जहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के थोड़े से ऊपर पे जो सोल्यूबिलिटी आती है, दैट्स काइनेटिक सोल्यूबिलिटी। नाउ बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट, एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जब हम छोटे थे तो पहले सबसे छोटे अगर माइनर भी कंसिडर किया जाए मैंने, तो 1 रुपया हमें घर से मिलता था, देन वी यूज्ड टू बाय टॉफ़ी विद 1 रुपीज़। देन जैसे हमारी एज बढ़ती गई, हमारी डिमांड बढ़ती गई, 10 रुपये आए, देन वील बी टेकिंग 30 रुपीज़। देन मैं घर गया, फिर मैंने 100 रुपये मांगे, एक दिन मैंने 1000 की, 10,000 की, ऐसी डिमांड बढ़ती गई मेरी। द फैक्ट कि मैं ये स्टोरी आपको क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज दिस विल हेल्प यू रिमेंबर दिस पार्ट। सो गाइस, सोल्यूबिलिटी, ये जो चार्ट है हमारे सामने, टेबल नंबर 2, टर्म्स ऑफ अप्रॉक्सीमेट सोल्यूबिलिटी अकॉर्डिंग टू यूएसपी। सो ये जो टर्म्स होते हैं इस पर फॉर श्योर क्वेश्चन आता है फार्मास्यूटिक्स में, बहुत सी बार अपेयर भी हुआ है क्वेश्चन, बट देन अगेन ये यूएसपी को फॉलो करता है, ये माइंड में रखना चाहिए। इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो, देर आर टर्म्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चार्ट एंड राइट साइड में बताया कि पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट कितना रिक्वायर्ड करता है एक पार्ट के लिए सोल्यूट के। सो जस्ट कंसिडर 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोल्यूट विल टेक NaCl, कॉमनली जिन सबको पता है, तो एक मॉलिक्यूल NaCl का, और मुझे कितने पार्ट्स लगेंगे सॉल्वेंट के। अगर मैं वाटर को मेरा सॉल्वेंट कंसिडर करता हूँ तो मुझे सॉल्वेंट के कितने पार्ट्स लगेंगे। अगर मुझे सॉल्वेंट का लेस देन 1 पार्ट लग रहा है देन इट इज़ वेरी सोल्यूबल। अगर 1 से 10 पार्ट्स लग रहा है तो फ्रीली सोल्यूबल, 1 से 10 से 30 लग रहा है तो जस्ट सोल्यूबल एंड लाइकवाइज। तो मैंने आपको इसके पहले जो स्टोरी बोली थी, जस्ट लुक एट द नंबर्स ऑन द राइट साइड, 1 रुपया, 10 रुपया, 30 रुपया, 100, 1000, 10,000 एंड मोर देन दैट, विच मीन्स इट इज़ प्रैक्टिकली इनसॉल्यूबल। वैसे अभी कॉन्सेंट्रेशन होता है, सो उसे एक्सप्रेस करना है तो हम अगर सॉल्यूशन फर्स्ट सेकेंड ईयर में वी वर आस्क्ड टू मेक सम सॉल्यूशंस इन मोलैरिटी। तो बेसिकली क्या होता है मोलैलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, दैट्स द डेफिनेशन इन फ्रंट ऑफ यू। तो परसेंट बाय वेट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो पैरामीटर, जहाँ पे मैंने देखा था कि मेरे सब दोस्त लोग जहाँ पे गलतियाँ कर रहे थे, तो इट वाज वेट ऑफ सोल्यूट एज अ परसेंट टू अ टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन। जस्ट कंसिडर, एक मैंने कितना सोल्यूट का कितना वेट ले रहा हूँ इन अ सोल्यूशन। तो मेरे दोस्त दे यूज्ड टू राइट इन एग्जाम सॉल्वेंट, तो दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट वे। ओके, ये गलत हो जाता है। परसेंट बाय वेट बोला तो मेरा NaCl का वेट कितना है टू द टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन, मतलब NaCl प्लस वाटर का जो वेट बनता है तो वो कितना रहेगा। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि वो डेसीलीटर में आएगा, वो तो सोल्यूशन है, उसका वेट कैसे करेंगे। सम ऑफ मी वो माइट बी थिंकिंग कि हम सीधा जाकर जार का पहले वो उसको नॉर्मल पे सेट करेंगे एंड देन विल मेजर द वेट, बट सिंपली डेंसिटी का वी हैव द फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। So just put the values in and you'll be getting the mass of the following thing. फिर मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन पे हमें ज़्यादा नज़र रखना है, मोल फ्रैक्शन की इक्वेशन पे, दैट एक सोल्यूट का कितने मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्विवेलेंट टू 1। मोलैरिटी का अगेन मैंने पर्पजली उसे सॉल्यूशन को रेड में हाईलाइट किया है बिकॉज यहीं पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एंड मोलैलिटी में देखोगे तो इट्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सिर्फ ये माइनर डिफरेंस की वजह से देर आर हाई चांसेस कि हम मार्क्स लूज करते हैं। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि क्रैकिंग जीपैट इज़ नॉट अ बिग डील, जस्ट हमें अपने बेसिस से क्लियर रहे तो, और बेसिक क्लियर करो और क्यूरियोसिटी रखो कि इसके बाद क्या है, इसके बाद कैसे हो सकता है, ये ही क्यों। देन नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन।
नाउ कमिंग टू द सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। बेसिकली अभी क्या होता है, देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड कोहेसिव एंड एडिसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस इज खुद के साथ वाले बॉन्ड, मतलब माय नेम इज समकित, तो मेरे जैसे दो समकित साथ में आ गए, देयर इज दिस कोहेसिव फोर्स बिटवीन दिस टू। एडिसिव इज समकित विथ अनदर पर्सन, कंसिडर धर्मेश सर, तो समकित विथ धर्मेश सर, दीज आर एडिसिव फोर्सेस। तो अभी एग्जैक्टली होता है क्या है, देखिए, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल होता है, एंड हमें इनके इंट्रैक्शन करवाना है। तो बेसिकली इंट्रैक्शन करने के लिए पहले खुद के लिए जगह बनाना पड़ता है। अभी अगर दो समकित साथ में, दो धर्मेश सर साथ में है, तो वी मस्ट ब्रेक आर बॉन्ड्स विथ आर सेल्फ, जब जाकर मैं धर्मेश सर के लिए जगह बना सकता हूँ, राइट। सो अगर सोल्यूट की बात करें तो सोल्यूट्स दो सोल्यूट प्रेजेंट है, तो उन दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए। लाइकवाइज दो सॉल्वेंट प्रेजेंट है, उन दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए। तो इफ यू रीड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डिसॉल्विंग प्रोसेस, द सॉल्वेंट मस्ट मूव अपार्ट टू मेक अ रूम फॉर सॉल्यूट पार्टिकल। अगर सॉल्वेंट की बात करूँ तो उन्होंने दूर जाना चाहिए, उनकी जो फोर्सेस है वो वीक हो जानी चाहिए, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक स्पेसेस फॉर सॉल्यूट मॉलिक्यूल। सो ये एनर्जी को क्या होता है, दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी। ऑब्वियसली इनको एनर्जी लगेगा, बिकॉज खुद के साथ बॉन्ड तोड़ना है उन्हें, तो एनर्जी लगने वाला है। सिमिलरली यही कंडीशन होता है सोल्यूट के साथ है और सॉल्वेंट के साथ में। तो जनरली क्या हो रहा है, सोल्यूट से दूर जा रहा है, सॉल्वेंट से दूर जा रहा है, तो ये एंडोथर्मिक है, बिकॉज इट रिक्वायर्स एनर्जी। बट जब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों साथ में आने वाले हैं, रीड द थर्ड पार्ट, व्हेन द सोल्यूट पार्टिकल मूव्स बिटवीन the solvent particle, the intermolecular forces of attraction between solute and solvent take hold and particles snap back and move closer। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो अगर क्वेश्चन आता है कि विच अगर सोल्यूट से दूर जा रहा है तो विच काइंड ऑफ प्रोसेस इट इज, एक्सोथर्मिक, आइसोथर्मिक और एंडोथर्मिक। सो वी मस्ट बी क्लियर अबाउट दिस पार्ट। So as it is visible in the diagram here, just look at the liquid solvent and solute। So ये खुद में पहले spaces create कर रहे हैं, and then there's this formation of solution। Now solubility parameter, again this topic was, सबको बहुत hard लगता था ये topic, but कुछ ही नहीं है यार। ये solubility parameter क्या होता है, इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू जो इंडिकेट करता है कि भाई सॉल्वेंसी बिहेवियर क्या है एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट का। यहाँ पे हम सॉल्वेंट स्पेसिफिक बातें कर रहे हैं। तो अगर ये टीएस ग्राफ हमारे पोर्शन में भी था, इफ़ यू हैव सॉल्व्ड इट देन यू माइट रिमेंबर समथिंग एटलीस्ट। तो इसके लिए हम जो करते हैं अभी, जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव सॉल्वेंसी बिहेवियर ऑफ स्पेसिफिक सॉल्वेंट फाइंड आउट करते हैं। और ये एक नंबर होता है, सोल्यूबिलिटी पैरामीटर एक नंबर रहता है जो इंडिकेट करता है कि कितना सोल्यूबिलिटी बिहेवियर, उसका सॉल्वेंसी कैसा है ये पर्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ में। जनरली अगर ये टीएस ग्राफ देखे जो राइट साइड पे जो फिगर है, तो वहाँ पे देखिए 0 से 100 कैसे डायरेक्शन में लिखा है एक। और देन यहाँ पे कैसा होता है कि बहुत अलग अलग स्केल्स अवेलेबल होती है, बट मोस्ट प्रोबेबली हम हिल्डेब्रांड सोल्यूबिलिटी पैरामीटर फॉलो करते हैं। और अदर स्केल्स आर कॉरी-ब्यूटेनॉल स्केल, सोल्यूबिलिटी ग्रेड, एरोमेटिक कैरेक्टर, एनिलीन क्लाउड पॉइंट, वैक्स मेथड, वैक्स नंबर, हेप्टेन नंबर। तो ये जनरली ये जो रेफरेंस, ये जो मैं पूरा मटेरियल जो आपको बता रहा हूँ, इट इज़ फ्रॉम मार्टिन 16th एडिशन। सो ये नोट्स मैं खुद निकाला हूँ, एंड देन यू कैन रिलाई ऑन दिस नोट्स। सो हिल्डेब्रांड सोल्यूबिलिटी पैरामीटर के बारे में जस्ट इन जनरल मैं आपको बताना चाहूँगा क्या होता है। सो बिफोर दैट, अगर कोई भी सॉल्यूशंस के लिए एक चॉइस ऑफ सॉल्वेंट बहुत मैटर करता है, एंड आई लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि व्हाट डू यू थिंक इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट? So you all will be telling me that it's water, but provided that the temperature is maintained, temperature conditions asterisk mark में होता है हमेशा, याद रखो। So according to अगर मुझे पूछे कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है, तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहूँगा तो इट्स DMSO। जस्ट सर्च, ये तुम्हारा आज का होमवर्क रहेगा, व्हाट इज़ DMSO, उसके बारे में ढूंढो, बिकॉज यू विल बी शॉक्ड कि हम अब तक जो पढ़ते आ रहे थे यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर है, बट देन इन केमिस्ट्री वाई DMSO इज़ यूज्ड, कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। देन चॉइस ऑफ सॉल्वेंट का अगर हम कोई भी सॉल्यूशन ये बनाना है सॉल्यूशन, तो देर मस्ट बी सम पैरामीटर जो हमें पहले कंसिडर करना रहता है, एंड दैट इज़ इवेपोरेशन रेट, सॉल्यूशन का विस्कोसिटी कितना है, उसके हेल्थ कंसर्न है कि नहीं, एंड लाइकवाइज। सो
बेसिकली हिल्डेब्रांड में वी मस्ट रिमेंबर दैट इट इज़ वैंडर वॉल फोर्सेस विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन द सिंपलेस्ट सॉल्युबिलिटी वैल्यू. नाउ तो इसके अंदर कैसा होता है, भी डिपेंड्स ऑन 3 पार्ट्स. जो हमारा ये है हिल्डेब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, उसके अंदर बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं. जैसे कि फर्स्ट लाइन आप गौर से पढ़िए. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट विच इन टर्न इज डिराइव्ड फ्रॉम हीट ऑफ वेपराइजेशन. दिस दिस रिलेशन बिटवीन वेपराइजेशन एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस. तो अभी इसमें क्या होता है, जैसे जनरली एक लिक्विड है तो मैं उसे हीट कर रहा हूँ टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट. व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज एडेड हीट इज एडेड. एनर्जी जो होता है ऑब्वियसली अगर हीट करें टेम्परेचर के थ्रू हम एनर्जी ऐड करते हैं हम लिक्विड को. सो उसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है. और जब लिक्विड उसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है तो एक ऐसा पॉइंट आता है ना कि हम कितना भी हीट ऐड कर रहे हैं टेम्परेचर उनका इंक्रीज नहीं होता है. एक पॉइंट आता है वहाँ पे जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे रीच होता है. द एनर्जी दैट इज एडेड इज एंटायरली यूज टू सेपरेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एंड बॉयल देम अवे इनटू अ गैस. तो यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, वेपर्स आर बीइंग फॉर्म्ड हियर. ओनली व्हेन द लिक्विड हैज़ कम्प्लीटली बीन वेपराइज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम अगेन बिगिन टू राइज. तो जब वेपर्स में कन्वर्ट हो गए उसके बाद जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर फिर से राइज होना शुरू होता है. तो ये फिनोमेना अपने को पता था. तो अब इसमें क्या होता है, इफ़ यू मेजर द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैलोरीज में अगर गिने दैट वाज एडेड फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ बॉइलिंग, जब बॉइलिंग शुरू हुआ टू द पॉइंट व्हेन ऑल द लिक्विड हैज़ बॉइल्ड अवे, जहाँ पे वेपर्स ख़त्म पूरा वेपर्स. और जब फिर से जब सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ने लग गया तो वो पॉइंट तक अगर हम एनर्जी गिने सो हमें एक डायरेक्ट इंडिकेशन मिलता है कि कितना एनर्जी लगा है हमें कि उनको जो मॉलिक्यूल है उनको खुद से अलग करने का. दस अमाउंट ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस दैट हेल्ड द मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड टुगेदर. तो इससे हमें एक एनर्जी का इंडिकेशन मिल जाता है.